हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग प्रीवियस क्लास में रेजिस्टेंस पे थे। आज हमको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। कल हम लोगों ने ओम्स लॉ को वेरीफाई भी किया था। आज रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। एक क्वेश्चन एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि जैसे ये कंडक्टर है सर, ये कंडक्टर है और इसमें ये आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस पॉइंट से अगर आई करंट निकलता है तो इस पॉइंट पे भी आई करंट आता है, लेकिन रेजिस्टेंस का नेचर है ये करंट को रोकना। तो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड में कमी क्यों नहीं आती है? अगर आई करंट जा रहा है तो वहाँ पे I1 करंट आना चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से करंट आता है, करंट में कोई डिक्रीजमेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो बाबू, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल है। नेचर ऑफ कहने का मतलब है कि यह सबस्टांस के अंदर प्रेजेंट रहता है जो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। मान लो यहाँ पे करंट अगर 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है तो यहाँ पे करंट का स्पीड कम जाएगा, बिकॉज ये रोकने वाला चीज़ है, इसको रोकने की कोशिश करेगा तो इसकी स्पीड में कमी आ सकती है। मान लो ये 30 मीटर पर सेकेंड आ जाए, 40 मीटर पर सेकेंड आ जाए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड में कमी नहीं आएगी, इसके वेलोसिटी में कमी आती है। एज फॉर एग्जाम्पल, जब आप नल खोलते हैं अपने घर का, उस समय पानी का जो स्पीड रहता है आपको पता चलता होगा कितना हाई स्पीड रहता है, लेकिन वहाँ पर दूसरा नल खोलते हैं तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ पानी गिरता है लेकिन उसका स्पीड क्या रहता है? कम रहता है। तो वही बात है, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा कंडक्टर से, रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, यहाँ पे करंट का स्पीड कमेगा न कि उसका मैग्नीट्यूड कमेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ना, तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई कमी नहीं आती है, बट उसकी स्पीड में कमी आती है। ये क्लास 12 में आप पढ़ेंगे करंट के स्पीड के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो आगे हम चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑन विच फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो सबसे पहले हम करते हैं कि किन किन कारकों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का। तो ऑन विच फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल या कंडक्टर डिपेंड्स। तो 4 ऐसे कारण हैं जिसपे क्या करता है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑन विच फैक्टर does the resistance of a conductor depends। किन किन कारकों पे रेजिस्टेंस किन किन कारकों पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। सबसे पहला कारण है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा लंबा तार उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस। यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा। तार जितना ज़्यादा लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा उसके अंदर होगा। समझ गए बात? दूसरा बात, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके ये कहने का मतलब है कि तार जितना ज़्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस उसके अंदर उतना कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही हुआ, ये सर्कल बना हुआ है ना यहाँ पे, और एक सर्कल यहाँ एंड पे बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जितना ज़्यादा मोटा एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कमेगा, जितना ज़्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, बिकॉज एरिया का वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है, तो ऊपर वाला वैल्यू ऑटोमेटिक कम आएगा। सोचने वाली बात है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटू तार कम रेजिस्टेंस, पतलू तार ज़्यादा रेजिस्टेंस। एट कंपेरिजन आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वायर कंटेन मोर रेजिस्टेंस, विच वायर कंटेन मोर रेजिस्टेंस ऑफ सेम लेंथ। अगर उनका लेंथ रेजिस्टेंस
ऑफ सेम लेंथ, अगर उनका लेंथ क्या हो, आपस में बराबर हो, तो किसमें अधिक मात्रा में रेजिस्टेंस होगा? तो इसका आप आंसर देंगे कि थिन वायर, पतलू सा तार जो होगा उसमें अधिक रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज मोटू तार होगा और थिक वायर होगा तो उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा क्या होगी? कम होगी। रेजिस्टेंस की मात्रा क्या होगी? कम होगी। आया बात समझ में? तीसरा बात है कि नेचर ऑफ मटेरियल, कि किन किन मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मान लो हमारे पास कॉपर है तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, वहीं पे हमारे पास सिल्वर है तो उसमें कम रेजिस्टेंस होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल, तीसरा बात क्या है कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है इसका रेजिस्टेंस। नेचर ऑफ मटेरियल, अगर यहीं पे हम सिल्वर का यूज़ करते हैं, गोल्ड का यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस ना की मात्रा में होती है ना। लेकिन यहीं पे हम कॉपर का यूज़ करते हैं जो हमारे घर में लगा हुआ है तार, तो उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा होती है ना, और रोकता भी है। तो नेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल के, किन किन कारकों पे, कैसा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें रेजिस्टेंस कैसा आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में वेरिएशन क्या है कि फोर्थ पॉइंट सीबीएसई में बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आईसीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 3 तरह की बातें आती है। फोर्थ पॉइंट में टेम्परेचर की बात है, तो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट बोला हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईसीएसई सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सेलिना, है ना, इसमें 3 तरह की बात आती है। एक बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। और तीसरा बात है कि कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो यह आईसीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन सीबीएसई में सिर्फ यही दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन आईसीएसई के अकॉर्डिंग 3 बात, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये केस में, पहला केस में। दूसरा केस में कि टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और तीसरा केस में किसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 9 में आप पढ़ रहे हो तो आप इसी बातों को कंसीडर करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू आप क्लास 10 में जाएंगे तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बात, 3 बात ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये बात आपको याद रखना होगा, है ना। तो मेनली हमारा जो इक्वेशन आया है वो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ, पहला इक्वेशन, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइनिंग, यहाँ हम लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, बिकॉज L सीधा है, A क्या है? 1/A है। तो आप इसको ऐसे भी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A, ये मल्टीप्लाई करोगे तो L/A आएगा। इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, इसका नाम होगा रो L/A, और इस रो को, RH रो को हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इसी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो R इंटू A इज इक्वल टू रो L, और रो का वैल्यू होगा R इंटू A बाई L। इसका यह मतलब है कि रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम इसकी यूनिट की, अगर इसके यूनिट की बात करेंगे, अगर इसके यूनिट की बात करेंगे हम, तो यूनिट की बात करेंगे रो, तो R इंटू A बाई L। तो R का मतलब क्या होता है? ओम, और A का मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होता है? मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, रो इज इक्वल टू क्या आता है?
ओम मीटर, ये इसका ऐसा यूनिट होता है, किसका? रेसिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। आप इसको साइन में ओम और एम मीटर भी इसको लिख सकते हैं। तो इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। पहला तरीका है हमारा सीरीज कनेक्शन और दूसरा हमारा होता है पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? सीरीज कनेक्शन कहने का मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें किसी भी सर्किट से तो वह एक ही, कहीं भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, एक ही जो करंट हमारा जो पास कर रहा है एक ही वायर से वो लगातार सभी एप्लियंस में पास कर रहा हो, वहाँ से करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट ना हो। और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा करंट का वो हो जाएगा हमारा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन आप स्ट्रेट चेन बना सकते हैं और उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। मान लो ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें R1 रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस क्या है, एक ही वायर से कनेक्टेड है ना। और यहाँ पे I करंट जा रहा है तो यहाँ से I करंट निकल भी रहा है, समझ गए। यहाँ पे हम स्विच लगा देते हैं। लेकिन एक बात और, अगर हम कंडक्टर जो हमारा रेजिस्टेंस है, मान लो ये R1 रेजिस्टेंस है तो इसका टर्मिनल अलग है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका टर्मिनल अलग है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। और इस सभी के पोटेंशियल डिफरेंस को हम अलग अलग मान लेते हैं। देखो जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो इसका कितना होगा, वी बी माइनस वी ए। इसका ये सी है और ये डी है तो क्या होगा, वी डी माइनस वी सी। ये अगर ई है और ये क्या है, एफ है, तो वी एफ माइनस वी ई इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम V1 मानते हैं, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को V2 मानते हैं, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को V3 मानते हैं। लेकिन टर्मिनल के बाद जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 n के बराबर। अब हम क्या करते हैं कि V का फॉर्मूला क्या होता है, IR, टोटल करंट इन टोटल रेजिस्टेंस, IR, V इज इक्वल टू IR, कल आप लोगों ने पढ़ा था। तो V1 का वैल्यू कितना होगा, I करंट ही जा रहा है लेकिन R1 रेजिस्टेंस है। V2 में क्या जा रहा है, I करंट ही जा रहा है लेकिन R2 रेजिस्टेंस है। और V3 में क्या जा रहा है, I करंट ही जा रहा है लेकिन R3 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम I अगर कॉमन निकालते हैं तो ये R1, ये R2 और ये R3 बच जाता है। और यहाँ पे I पहले से है तो I से I क्या हुआ, कैंसिल। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट। ये किसके लिए हुआ, सीरीज कनेक्शन के लिए फॉर्मूला हुआ कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड है तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर डॉट डॉट Rn के बराबर होगा। लेकिन यहीं पे हमारा अगर पैरेलल कनेक्शन में अगर कंबाइन हो तो हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना, ये भी बात आएगी। तो ये सीरीज कनेक्शन का था, आप लोग समझ गए। देखो पकड़ने का तरीका है, इस पे न्यूमेरिकल बेस होगा। जहाँ पे कनेक्शन टूट नहीं रहा है समझ जाना सीरीज कनेक्शन है। जहाँ पे कनेक्शन टूट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन। हमारे घर में पैरेलल का यूज होता है, सीरीज का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इसका कारण है कि मान लो कि अगर एक ही तार हम सब घर में घुमा रहे हैं, एक ही तार हम सब घर में घुमा रहे हैं, ये घर नंबर पहला, ये घर नंबर दूसरा, ये घर नंबर तीसरा, तो घर नंबर पहला का अगर बोर्ड खराब हो गया तो दूसरा तीसरा में करंट जाएगा नहीं। अब दोनों घर का बॉल बंद, अब आदमी परेशान। इसीलिए हम पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं कि यहाँ से हमने फेज निकाला और एक बार इस घर में भेज दिए, एक बार इस घर में भेजे, एक बार इस घर में भेजे। और इस घर का क्या हुआ, तार खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो घर में चल रहा है ना, आराम चले जाएंगे।
समझे? तो पैरेलल कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस निकालना आपको हम सिखा रहे हैं। ये सीरीज का हो गया। सीरीज में क्या करना है, एडिटिव सम कर देना है। जितना ही रेजिस्टेंस होगा सबको सिंपल वे में क्या करिए, जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डॉट 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 Rn तक, है ना, जहां तक जाएगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में हम कैसे बनाएंगे, देखिए पैरेलल कनेक्शन क्या बता रहे हैं आपको। ये सीरीज हो गया और ये पैरेलल हो गया। देखिए पैरेलल कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा कंडक्टर है, यहां से एक रेजिस्टेंस R1, यहां से रेजिस्टेंस R2 और ये हमारा रेजिस्टेंस नंबर R3। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। देखिए यहां से अगर करंट I जा रहा है, तो I करंट यहां से अगर जा रहा है तो I करंट यहां निकलेगा, लेकिन यहां करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा I1, I2, I3। क्यों? सोचने वाली बात है कि इस पॉइंट से 3 गो तार निकला हुआ, देखिए 1 2 3, तो तीनों में करंट भागेगा। तो जितना अगर मान लो ये 9 एम्पियर का करंट जा रहा है, तीनों में ना बढ़ जाएगा, है, बिकॉज 3 गो कनेक्शन जा रहा है। लेकिन अगर बाद में क्या होगा, फिर आई करंट यहां से लीव करेगा, है ना, अप्रियंस से। तो हम इसमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करेंगे। ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारा R2 रेजिस्टेंस है, ये हमारा R3 रेजिस्टेंस है। यहाँ पे VA एगो एंड, यहाँ पे VA और एगो एंड कितना VB। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VB माइनस VA, यानी कि V पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह गया सब में, कहीं भी चेंजिंग नहीं हुआ। तो अगर हमको I निकालना हो, टोटल करंट निकालना हो, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 जहां तक वहां तक 1। तो I का देखो V इज इक्वल टू IR, कल आपने पढ़ा था। तो I का वैल्यू क्या होता है, V बाई R। तो यहाँ कितना होगा, V बाई R टोटल। लेकिन I1 की जगह क्या होगा, V बाई R1, I2 की जगह V बाई R2, I3 की जगह V बाई R3। तो इसको हम पुट करेंगे V बाई R1, V बाई R2 और V बाई R3 डॉट 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 जहां तक बने वहां तक, है ना। यहां से हम V कॉमन लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और यहाँ पे V बाई R। तो V से भी आपस में कैंसिल, तो 1 बाई R का जो वैल्यू आया वो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 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 जहां तक बने वहां तक। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका हुआ, ये मेथड हुआ, समझ गए। तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब इसको हम क्या करेंगे, उनके फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल में लिख के फाइंड आउट करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम एक क्वेश्चन पे आपको बता रहे हैं, उस क्वेश्चन से बात निकलेगा है वह इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या है, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हम पैरेलल में निकालेंगे तो जो नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वह इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, यानी कि 5 से भी कम आएगा और 10 से भी कम आएगा। इसीलिए हम पैरेलल कनेक्शन का घर में यूज करते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम जाता है और करंट अच्छा फ्लो करता है, पूरी मात्रा में करंट हमको मिलता है, तो घर में रोशनी क्या होता है, बरकरार रहता है ना। ये भी एक कारण है। और दूसरा देखिए पैरेलल कनेक्शन, ये हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है उसमें आपको बताएगा कि हम घर में पैरेलल क्यों यूज करते हैं। अभी ही मालूम चल गया पैरेलल क्यों यूज कर रहे हैं। तो पैरेलल में वैल्यू क्या पढ़े हैं आप कि 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यहाँ पुट कर दो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10, बाहर में ओम। देखिए 5 10 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 1, तो वैल्यू कितना है 3 बाई 10। ये 1 बाई R का वैल्यू है,
1/R, तो R का वैल्यू कितना होगा 10/3 ओम, तो 3.33 ओम ये किसका वैल्यू आ गया, नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। अब ये नेट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया 3.33, ये नेट रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू है, क्या ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम है कि ज़्यादा है, कम है, 5 से भी कम है और 10 से भी कम है। तो आपको ये याद ध्यान रखना है कि सीरीज कनेक्शन में जो नेट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से अधिक आएगा, लेकिन जैसे ही हम पैरेलल कनेक्शन में आएंगे तो जो नेट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या आएगा, कम आएगा वैल्यू उसका, समझे। तो ये बात याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आपका वैल्यू ज़्यादा आ जाता है तो इसका ये मतलब है कि आपका आंसर क्या है, गलत है। आप क्या कंसीडर करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन में नेट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो ईच रेजिस्टेंस से क्या आएगा, ईच रेजिस्टेंस से क्या आता है, कम आता है, क्या आता है, कम आता है। ओके, अब हमारा टॉपिक है कि हम सीरीज और कनेक्शन दोनों के साथ जब हम सर्किट को तैयार करते हैं तो सर्किट में जो करंट हम फ्लो कर रहे हैं वो बैटरी से कर रहे हैं, तो किस टाइप के बैटरी का यूज़ हम कहाँ करेंगे, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल विच वी यूज़ इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सेकेंडरी सेल, एक प्राइमरी सेल। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके बाद हाउस होल्ड के बारे में। ओके।